नमस्कार। लक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे आपके सेवन्थ क्लास की, और सेवन्थ क्लास के अंदर दूसरा अध्याय अपन कंप्लीट कर चुके। आज अपन आपके तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है आपकी यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बदलता स्वरूप है या फिर हमारी बदलती पृथ्वी। अब इसके अंदर से कौन कौन से आपके मोस्ट शब्द और शब्दावलियां और कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है, उसकी बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने पहले के 2 अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप अभी इसके लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और क्लास को शुरू करते हैं तो मैं यहाँ पे अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अपन अच्छे से लिख सकें। ठीक है भाई। पृथ्वी हमारी का मतलब समझ गए, यानी हम सब की। किसकी? आपकी नहीं, हम सब की। अब आप कुछ कहोगे, सर हमारी पृथ्वी नहीं, हम सभी की। ठीक है ना। बदलती, बदलाव और पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आपका ग्रह है जिस पे क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी का आप अगर आपको कोई पूछ ले कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जिसके ऊपर जीव पाया जाता है या जीवन विद्यमान है। तो ग्रह, अब आपकी नया प्रश्न निकल गया कि भाई ग्रह क्या है जो क्या करे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। किसके चारों ओर चक्कर? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला, या फिर चक्कर लगाए। चक्कर लगाती हैं। अब जो चक्कर लगाती है उसे, या फिर चक्कर लगाने वाला जो पिंड होता है उसे ग्रह कहते हैं। तो आपको इस अध्याय का अर्थ समझ में आ गया, यानी जो हम सब की पृथ्वी है वो एक ग्रह है, और ये कैसे बदल रही है इसके अंदर बातचीत करने वाले हैं। देखो, स्थल मंडल के अनेक स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये जो आपका स्थल मंडल है, यानी जो ऊपरी परपट्टी है, ये बहुत से प्लेटों में विभाजित है और जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग ही घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मेघवा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा एवं वित्तीय रूप से घूमता रहता है, सॉरी वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे क्रियाकलाप को बाद में पढ़ेंगे। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल कहा जाता है, और अंग्रेजी में बात करें तो उसको कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी चीज ध्यान रखनी है? यहां से आपको देखो, यानी जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। और जो बल पृथ्वी की सतह यानी ऊपरी भाग पर लगता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं या फिर एक्सोजेनिक बल कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो मेरी बात सुनो, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेट होती है। अब जो आप रोटी खाते हैं वो प्लेट नहीं होती। ठीक है, प्लेट होती है दूसरी। कौन सी प्लेट होती है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ इस तरीके की प्लेटें होती है। ठीक है, वो बहुत ही धीमी गति से आपस में घूमती रहती है इस तरफ से। अब कोई प्लेट इसके पास आकर टकरा जाए, जैसे कि भाई ये प्लेटें हैं आपस में ऐसे घूमती रहती है। ठीक है ना। अब कोई प्लेट अगर आपस में टकरा दे तो यहाँ पे क्या होता है? मेग्मा होता है। क्या होता है? मेग्मा यानी गर्म लावा। ठीक है ना। गर्म लावा जो होता है, अगर आपने 6 क्लास पढ़ी है ज्योग्राफी वाली, तो उसके अंदर गर्म लावे की बात की है मैंने, जैसे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ये गर्म लावा क्या होता है? जैसे ही ये प्लेट टकराई तो यहाँ से इसको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, तो यहाँ से ये क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो इस तरीके का जो अंदर पृथ्वी के अंदर बल पैदा होता है ना, उसको कहते हैं अंतर्जनित बल। क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल कहा जाता है, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पृथ्वी की सतह पर ही घटित होती है। ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर घटित होती है, उसको क्या कहते हैं?
बहिर्जनिक बल कहा जाता है, उसको कहा जाता है बहिर्जनिक बल, या फिर अंग्रेजी में बात करें तो एक्सोजेनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियों के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है। देखो, अब अगर मैं भूकंप की बात करूं या फिर ज्वालामुखी की बात करूं, तो ये कौन से बल का उदाहरण होगा? आपके बहिर्जनिक बल या फिर अंतर्जनित बल? तो ये अंतर्जनित का होगा। अब अंतर्जनित का क्यों होगा? क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं जो होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। ऐसा तो है नहीं बाहर किसी ने भाटा फेंक दिया और भूकंप आ गया, या पहाड़ किसी ने पत्थर मारा या कुछ और चीज फेंक दी, ज्वालामुखी फट गई। ऐसा तो है नहीं, ये जमीन के अंदर आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। ये जो आकस्मिक शब्द है ना, इसका मतलब होता है अचानक। अचानक गति हो जाती है। अब आप जहां बैठे हो वहां अगर आपकी पृथ्वी की सतह कमजोर है या फिर प्लेटें आपस में टकरा गई है और आपके उस जगह अगर पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा है वो बाहर निकल जाता है, तो वो आकस्मिक गति हो गई, वो वहां पे आपकी ज्वालामुखी बन गई। तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जो भूकंप और आपकी ज्वालामुखी होती है वो आपके अंतर्जनित बल का उदाहरण होती है। आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है, और ये चीज भी ध्यान रखना है कि कौन सी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक हानि होती है। तो आप ये बहिर्जनिक मत डाल देना, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर निकलने वाला बल जो है वो बहिर्जनित बल है। आप यूं नहीं चेप दो कि भाई बहिर्जनित बल है इसलिए सबसे अधिक सतह पर नुकसान होता है। तो सतह पर नुकसान जो होता है वो अंदर वाले बल से होता है, ठीक है ना। अब ये आपका यहाँ पे भाई ये क्या कह रहा था, इसको देख लेते हैं। एक रंगीन कागज लीजिए और छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर का मतलब ठीकर है, ठीक है ना, ठीकर है बर्तन, ठीक है ना, वो ध्यान रख लेना। बीकर को तपाई पर रखकर गर्म करें। देखो क्या शानदार शब्द यूज लिया है। बीकर मतलब ठीकर ले लो और ठीकर को आप चूल्हे पे रख दो और गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मेग्मा इस प्रकार गति करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे वातावरण से, बहुत अच्छे मतलब शब्दावलियों से आपका ये वातावरण बनाया है इस तरीके का कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे मान लो ये आपका गर्म लावा है। जब गर्म लावा अचानक से ऊपर फेंकता है अपने मेग्मा को, ठीक है ना, मेग्मा जब ऊपर आता है तो बिल्कुल वो इसी तरीके से ऊपर आता है, ठीक है। और फिर जैसे धीरे धीरे ठंडा होता है तो ऐसे जम जाता है। समझ में आई बात? ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे जम जाया करता है, ठीक है। यहाँ समझ में आया? अब देखो, इसने पृथ्वी की गतियों को बांटा है कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी है। देखो, पृथ्वी की गतियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अंतर्जनित बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है बहिर्जनित बल। एक अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। अब अंतर्जनित को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा? आकस्मिक बल यानी अचानक, और दूसरा है पटल विरूपण बल, ठीक है। इसके अंदर पहला कारण है वो है अपर्दन और निक्षेपण। जो बहिर्जनित है उसका पहला जो कारण आएगा या पहली जो गति का जो मिलेगी चीज वो है अपर्दन और निक्षेपण। आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा इसको कि अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत चीज बता देता हूँ अपर्दन और निक्षेपण, क्योंकि ये अपने अध्याय में आया तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी एक नदी की। तो अपन क्या करते हैं, ये पेन लेते हैं इतना बड़ा और यहाँ से एक ऐसी वाली नदी निकालते हैं। या भाई साहब ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। ये लो, अब निकालो। ओके, नदी निकल गई है। अब कुछ बच्चे इसको सांप समझने की कोशिश करेंगे, बट ये सांप नहीं है, ठीक है। ये लो, ब्लैक ले लिया, ओके। अब ये नदी निकली। अब नदी जो है वो आपका क्या करती है, बहिर्जनित जो बल है उस बल के अंदर पहला जो आपका बिंदु है अपर्दन और निक्षेपण करती है। अपर्दन कैसे करती है? जैसे मान लो ये नदी जिस क्षेत्र से निकली है वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। अब पहाड़ पे बारिश हुई तो यहाँ के कंकड़ पत्थर जो है वो इस नदी में मिल जाएंगे
और नदी है वो अपने आसपास के कंकड़ पत्थरों को साथ में लुढ़काती हुई, रेत मिट्टी लेती हुई अपने साथ में लेके आएगी, यहाँ पे लेके आएगी, फिर जहाँ वो फैल रही है या जिस भी मुख्य नदी में मिल रही है या समुद्र में मिल रही है, तो वो क्या करेगी, इस मैदानी वाले भाग में अपने साथ आए हुए कंकड़ पत्थर को क्या कर देगी, यहाँ पे निक्षेपित कर देगी, यानी यहाँ पे छोड़ देगी, यहाँ लाके उनको फेंक देगी। समझ में आई बात? तो ये जो भाग है वो कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। और यहाँ जिस तरीके की जो घटना हुई उसको कहते हैं अपर्दन। तो नदी क्या करती है? अपर्दन करती है, जिस जगह से मिट्टी कंकड़ पत्थर को अपने साथ में ले लेती है तो उस जगह का हो गया अपर्दन, और जिस जगह स्थापित कर देती है वो जगह बन गई निक्षेपण। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। तो अपर्दन एक जो है वो भूमि के लिए या फिर पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है, और निक्षेपण है वो लाभदायक होता है। जैसे आपका मैदानी क्षेत्र हो गया, जैसे मैं अपने बालोतरा की बात करूं तो बालोतरा में आपकी लूनी नदी बहती है। तो लूनी नदी जिस जिस क्षेत्र से बहती है वहां के कंकड़ पत्थर अपने साथ में ले जाती है। और बालोतरा में अगर आप छतरिया के मोर्चा के ऊपर जाके देखोगे तो जहाँ से लूनी नदी गुजर रही है वहां की जो जमीन है वो थोड़ी नीची गई हुई है, यानी वहां पे खड्डा टाइप हो रखा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने साथ में यहाँ के कंकड़ पत्थर रेत वो धूड़ धानी सब कुछ था वो अपने साथ में लेके चली गई। और यहाँ से निकलने के बाद में आपके तिलवाड़ा पशु मेला या फिर आगे के जो क्षेत्रों में जाओगे, करना भूखा डंडाली सिंदरी क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पे उसने अपनी मिट्टी को निक्षेपित कर दिया है, जमा दिया, जहां से आपकी बजरी निकलती है। समझ में आई बात? तो दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। वैसे अपनी जो जीके के नोट्स की जो क्लासें चलती है लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, वहां पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देख लेना। मैं उसके अंदर इसकी परिभाषा है वो डाल दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद में इसने नीचे बताया, इनको समझ लेते हैं कि नदी का बहता जल इसका अपर्दन करता है, पवन भी अपर्दन करती है, समुद्री तरंगें भी अपर्दन करती है, और हिमनद भी अपर्दन करती है। अब जैसे देखो एक को मैं समझा देता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब अपर्दन और निक्षेपण के अंदर नदी वाला तो आपको समझ में आ गया भाई, पानी बहेगा तो वो निक्षेपण करेगा, अपर्दन करेगा। अब पवन किस तरीके से करती है, आपने पवन है वो किस तरीके से पृथ्वी का अपर्दन करती है, तो किस तरीके से करती है पता है? आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में अंदर आंधियां चलती है, और वो आंधियां क्या करती है, मिट्टी को एक जगह से पानी पीना पड़ेगा, मिट्टी को क्या है एक जगह से हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर देती है। क्या करती है? भाई आपके मान लो यहाँ पे हवा चल रही है, इस तरफ से ये हवा चल रही है, यहाँ पे कुछ रेत वगैरह पड़ी है, तो वो रेत को यहाँ से उड़ा करके यहाँ जमा कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, खड्डा हो गया, और यहाँ पे वापस रेत इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपर्दन, और यहाँ पे क्या हो गया, निक्षेपण। तो दोनों चीजें समझ में आई, जहां से किसी चीज का हाश हो रहा है उसको अपर्दन कहते हैं, और जहां वो नई बन रही है वो निक्षेपण होता है। तो पवन के द्वारा हो गया। उसके बाद में समुद्री तरंगे की बात हो गई। समुद्री तरंगे मतलब जब समुद्र का पानी अचानक से आता है समुद्र के किनारे पर, और जब वापस जाता है तो क्या करता है, अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके चला जाता है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद में हिमनद, और हिमनद जो होता है वो बर्फीले क्षेत्र के अंदर होता है। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर बर्फीले क्षेत्र के अंदर बारिश होती है या फिर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वो भी वहां पे अपर्दन करती है। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है बहिर्जनित, मैंने उसको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब मैं अंतर्जनित के अंदर आ जाता हूँ। अंतर्जनित को दो भागों में विभाजित करते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। अब आकस्मिक के अंदर सबसे पहला जो है ए नंबर पे आपका है भूकंप, बी नंबर पे ज्वालामुखी, सी नंबर पे भूस्खलन। भूकंप का मतलब समझ गए? जब पृथ्वी हिलकती है तो सारी जमीन पर बनी हुई जो भवन बिल्डिंग है वो हिलकने लगती है, वो भूकंप है। ऐसा नहीं है। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब हलचल पैदा होती है तो बाहरी सतह पर महसूस की जाने वाली जो कंपन है वो आपका भूकंप कहलाती है। ठीक है। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, इसकी पौराणिक कहानियां बहुत अलग अलग है, लेकिन एक छोटी सी कहानी ये मिलती है कि ये जो पृथ्वी है, ये पुरानी कहानियों के अंदर बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है वो आपके एक बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है। जब बैल का एक सींग काया हो जाता है, कहने का मतलब थक जाता है,
तो वो उठा करके दूसरे सिंक पर रखने का जब प्रयास करता है और उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है या जो हिलकने का काम होता है वो भूकंप कहलाता है। बस ऐसा नहीं है, अपने भूगोल के अंदर ऐसी कोई परिभाषा आपके काम में नहीं आने वाली है और न ही आप इस तरीके की किसी भी परिभाषा का एग्जाम के अंदर उल्लेख करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको एक बड़ा सा अंडा मिलेगा। ठीक है, तो देखो भूकंप मैंने आपको समझा दिया। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक एक गति है जिसके अंदर पृथ्वी जब अंदर आंतरिक कंपन करती है तो सतह पर जो कंपन महसूस होती है उसे भूकंप कहा जाता है। ये किस तरीके से आता है, जैसे अपने प्लेट कुछ जो अपना अध्याय आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में ज्वालामुखी में बता चुका आपके। ज्वालामुखी इस तरीके के अंदर गरीब गर्मी सॉरी वो गर्म लावा होता है जमीन के अंदर, वो फट के बाहर निकलता है। तो उसे वॉल्केनो कहते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना ये बाद में कि ज्वालामुखी क्या चीज होती है, तो आपको वीडियो बताई जाएगी, उसमें बहुत अच्छे से देख लोगे। ठीक है, उसके बाद में होता है भूस्खलन। देखो, जब पृथ्वी का आंतरिक भाग के अंदर कोई गति होती है तो बड़े बड़े जो पहाड़ है यानी पहाड़ों का टूटना। कभी आपने पहाड़ों का टूटना इस तरीके से देखा है? नहीं देखा तो अभी जैसे ही अपनी क्लास खत्म हुई तो इस चीज को सर्च करना आप यूट्यूब पे, भूस्खलन यानी ये क्या होता है। देखो क्या होता है कि कुछ बड़े से पहाड़ होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपने आप टूटने लग जाते हैं। जैसे कि कई बार अपने सामने समस्या ये आती है कि अपन किसी, अगर मैंने शायद यूट्यूब पे देखा था कि कोई पहाड़ बना हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे पहाड़ बना हुआ है और इस पहाड़ के बीच में से रोड निकाली हुई है यानी सड़क निकाली हुई है। ये सड़क निकाली हुई है और यहाँ पे भी वापस पहाड़ बने हुए हैं। तो ये जो पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और कभी कभार क्या होता है पृथ्वी की आंतरिक गति होने के कारण यहाँ से कुछ भाग है वो टूट के वापस नीचे की ओर आना शुरू होता है। जैसे ही इसका वजन यहाँ पे आया तो यहाँ वाला भाग टूट गया, यहाँ पे आया तो यहाँ वाला भाग टूट गया और यहाँ पे आया तो यहाँ वाला भाग टूट गया। तो क्या होता है कि पूरा पहाड़ टूटने लग जाता है, उसको बोला जाता है भूस्खलन। ठीक है, और उसके बाद में पटल विरूपण बल है, इसकी बात करें तो पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी पृथ्वी की गतियां वाली। अब आगे इस तरफ क्या दे रखा है, स्थल मंडलीय प्लेट शब्दावली दे रखी है। इसको देखो, भू परपट्टी में अनेक प्रकार, अनेक बड़ी बड़ी कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। अब जैसे अपन जहाँ पे रह रहे हैं ना, जो आपकी पृथ्वी है जिसके ऊपर टिकी हुई है यानी आपका जो स्थल रूप यानी ऊपरी जो भाग जिसके ऊपर टिका हुआ है वो आपकी परपट्टी है जिसको अपन स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जिसके ऊपर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल परिभाषा थी। आगे की जो ज्वालामुखी जो पूरी प्रक्रिया है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये करेंगे अपन आपकी नेक्स्ट क्लास में। कौन सी क्लास? नेक्स्ट CLASS। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ आप अच्छा सा कमेंट करें और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि ज्वालामुखी होती क्या है, कैसे फटती है, कैसे दिखती है। मैं आपको इसके अंदर वीडियो भी बताऊंगा कि किस तरीके से ज्वालामुखी निकलती है और लावा क्या चीज होती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।